प्रश्नावली एक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। प्रश्नावली एक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C। 1B तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन प्रश्नावली लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो दिया है उसको हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमको समझ में आ गया तो हम प्रश्नावली ऑटोमेटिक लगा लीजिएगा, है ना। और कुछ खास नहीं इसमें, इसमें केवल सिद्ध करना रहेगा। जैसे आपसे लिख दिया ना, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपसे कह देगा √5 सिद्ध करो अपरिमेय संख्या, √7 सिद्ध करो अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बता रखा है जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर उन अभाज्य संख्याओं का हम वर्गमूल ले लें तो वो क्या हो, कौन सी संख्या बनती है, अपरिमेय संख्या बनती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना, कल बताए थे। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से ना घटे। अगर इसका वर्गमूल ले लो तो अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल ले लो तो अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल ले लो, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताया था, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और P हमारा क्या होता था, पूर्णांक। P और Q हमारे क्या थे, पूर्णांक थे, है ना। और कभी भी Q का मान जो होता था वो 0 नहीं हो सकता। किस कंडीशन के लिए, परिमेय संख्या के लिए। अच्छा, पूर्णांक में क्या हो गया, आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव निगेटिव हो, है ना, पॉजिटिव भी हो, ये कोई जरूरी नहीं, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखो, जब हमें कहेगा सिद्ध करो √3, √5, √2 एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी कह दिया, सबसे पहला काम हम उसका विरोधाभास मानेंगे। विरोधाभास का मतलब होता है उसका उल्टा मान लेंगे। अगर वो कहा है कि अपरिमेय है तो सिद्ध करेगा परिमेय, तो उल्टा मान लेंगे कि जो दिया है मान लिया वो क्या है, एक परिमेय संख्या, है ना। सबसे पहला चीज क्या मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम ये परिमेय संख्या है। अब जब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिससे हम दो पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, P और Q। या हम यहाँ पर A और B मान लेंगे, जो भी मानना हो आप P/Q लिखो, या इसको लिख दो A/B। तो A/B लिखेंगे तो B का मान 0 नहीं होना चाहिए, P/Q लिखेंगे तो Q का मान भी 0 होना चाहिए। तो भाई मानने के ऊपर ना कुछ भी मान सकते हैं, समझना। तो माना √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, अगर ये √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको A/B के रूप में लिखा जा सकता है, या P/Q या A/B, जो भी आपको मानो, है ना। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, A/B, जहां A तथा B दो सह अभाज्य पूर्णांक है, दो सह अभाज्य पूर्णांक है। समझने की कोशिश कीजिए, A और B क्या है, दो सह अभाज्य पूर्णांक है। अच्छा, सह अभाज्य का मतलब बताया था, ऐसी दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और दूसरा न हो। जैसे 9 और 16, तो 9 का अगर आप फैक्टर बनाओगे तो 3 × 3, और 16 का बनाओगे तो 2 × 2 × 2, है ना। तो क्या दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बनना है, एक बन सकता है, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है ना। तो एक के अतिरिक्त, देखो एक ही तो है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कि है और कोई। अच्छा, मैं आपसे कह दूं 10 और 25 क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं, 10 और 25 सह अभाज्य संख्या है। क्यों, 2 × 5 इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एक भी गुणनखंड हो सकता है ना। तो एक तो इसका गुणनखंड बनेगा ही बनेगा, और एक 5 बन गया, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। केवल सहअभाज्य होने की स्थिति में गुणनखंड क्या बनना चाहिए, एक बनना चाहिए, केवल गुणनखंड, वही दो सहअभाज्य संख्या होंगी, है ना। तो इसमें A और B को हमने क्या माना है, सहअभाज्य संख्या है ना।
ए और बी क्या है हमारी सहभाज्य संख्या। इसका मतलब ए में और बी में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा नहीं कि एक भी है और दो भी है ना, कोई भी इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक के अतिरिक्त और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। जैसे 10 और 5 जो है, एक से तो कटेगा ही कटेगा, एक से तो दोनों कट जाएगा, लेकिन ये भी 5 से कट जाएगा। और तो इसका मतलब एक के अतिरिक्त 5 भी इसका गुणनखंड है। तो ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। किंतु 9 और 16 में आप देख लो, तो 9 में एक भी है ना, एक से ही केवल कटेगा। और कोई संख्या जो दोनों को काट सकती है? नहीं काट सकती ना। तो इसीलिए 9 और 16 क्या हुआ? सहभाज्य संख्या हुआ, और ये सहभाज्य संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? तो इतना चीज आप दिमाग में रख लो कि ए और बी कैसी संख्या लेनी है? सहभाज्य पूर्णांक है ना। समझ में आ गई बात? तब इसको क्या लिख सकते हो? ए बराबर रूट का 3b लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? भाई बी को इधर ले आओ, भाग में इधर गुणा हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। सब में यही लगाना है, ऐसे ही लिखना है, यही लगाना है, सब यही लगेगा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर, और बी इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, और क्या बनेगा? बी स्क्वायर, है ना जी। अब देखो ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है? 3b स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर में अगर 3 से इसमें भाग कर दो तो 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगा? इसको 3 से भाग करो, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा? इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो 3b स्क्वायर के बराबर है। तो 3b के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये अगर 3 से कट रहा है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा? 3 से कटेगा। इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो 3 से क्या है? विभाज्य है कि नहीं है? लिखेंगे अतः ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है कि नहीं है? तब ए भी 3 से विभाज्य होगा। अगर देखो ए स्क्वायर 3 से कट रहा है, मान लो ए स्क्वायर का मान कितना है? 9। मान लो ए स्क्वायर का मान कितना है? 3। तो अगर ए स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसका मतलब 9 3 से कट रहा है, तो 3 भी तो 3 से कटेगा ना। अगर ए स्क्वायर का मान लो कितना है? 4 का वर्ग है, यानी ए स्क्वायर का मान 16 है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर किससे कटेगा? 4 से। तो ये जो होगा ये भी तो 4 से कटेगा ना जी। तो इसका मतलब अगर ए स्क्वायर 3 से कट रहा है तो ए की जगह पर जो होगा वो भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा? 3 से विभाज्य होगा। इसको मान लेंगे कथन ए। क्या मान लेंगे? कथन ए। कथन ए, है ना। समझ में आ गया नहीं है? अब अगर ए 3 से विभाज्य है, ए हमारा जो है क्या है? 3 से विभाज्य है, तो ए बराबर हम कुछ दूसरा मान लेंगे। मान लिया ए बराबर क्या है? 3c। इसका मतलब भैया ए का c क्या है? c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई क्या होगा? क्या मान लेंगे? 3c मान लेंगे, और c हमारा क्या होगा? कोई पूर्णांक। अच्छा, ऐसा क्यों माना? देखो, अगर c का मान कुछ भी ले लो आप, c का मान 1 ले लो, पूर्णांक है, कुछ भी ले सकते हो। अगर c का मान 1 ले लेते हैं तो 3 बन जाएगा, तो 3 तब भी कट जाएगा ना, 3 का नाम 3। अगर 2 ले लेंगे, 3 दूनी 6, तब भी कट जाएगा। 3 ले लेंगे, 3 त्रिका 9, तब भी कट जाएगा। 4 लेंगे, 4 3 12, तब भी कट जाएगा। 5 लेंगे, 3 5 15। इसका मतलब c क्या है? कोई पूर्णांक है। 1 2 3 कुछ भी ले लेंगे, जैसे लेंगे, क्योंकि भैया a का मान क्या है? 3 से विभाज्य है। इसका मतलब a कितना हो सकता है? a का मान अगर 3 से विभाज्य है तो a का मान कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने a को क्या मान लिया है? 3c। और जहां c क्या ले लेंगे? कोई पूर्णांक। अगर 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, 2 रखेंगे तो 6 बनेगा, 3 रखेंगे तो 9 बनेगा, 4 रखेंगे तो 12 बनेगा, 5 रखेंगे तो कुछ भी रख लेंगे ना। इसीलिए मैंने a का मान कितना मान लिया? 3c मान लिया, है ना। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1।
क्लियर। अब इसको उठा के समीकरण 1 में क्या करना है, रख देना है। तो लिखेंगे इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 1 में। तो कितना हो जाएगा बताओ, एक ही जगह पर कितना लिखेंगे 3c, तो 3c का नहीं, पहले 3c रख दो बराबर 3b, समझ में आया ना, अंडर रूट 3b। देखो समीकरण 1 में एक ही जगह पर कितना लिख सकते हैं 3c। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा भाई 3c का होल स्क्वायर अंडर रूट 3b का, तो ये कितना बनेगा 9c स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर 3 से 3 क्या करो, कट गया, काट दो, तो ये कितना बन जाएगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा c का मान यहां से क्या रख सकते हो आप, हैं a रख c का मान a बटा 3 रख सकते हो, जी लिख सकते हो कि नहीं, जी, c का मान कितना लिख सकते हो a बटा, जी तो हो जाएगा c इंटू, एक मिनट यार गलत हो रहा है, देखो 3c स्क्वायर बराबर क्या आ गया b स्क्वायर, b स्क्वायर आ गया। अब देखो जो b स्क्वायर का मान है किससे विभाजित होगा, 3c स्क्वायर 3 से कटेगा ना, जी, तो लिखेंगे अतः b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यही वाली कंडीशन जो पहले बताया था। देखो a स्क्वायर 3 से कट रहा था ना, उसी तरीके से b किससे कटेगा 3 से विभाज्य है, तब b भी 3 से विभाजित होगा, समझे ना, समझे कि नहीं। देखो b स्क्वायर किससे कट रहा है, b स्क्वायर जो 3 से कट रहा है, तब b भी 3 से क्या होगा विभाजित होगा, यानी b जब b स्क्वायर 3 से कट रहा है तो b भी 3 से कट जाएगा ना। अब देखो a भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब a में भी 3 है और b भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब a में भी 3 है और b में भी 3 है। तो इस ये a और b क्या दोनों सहभाज्य संख्या होंगी, बिल्कुल नहीं होंगे यार, 3 इसमें भी और 3 इसमें, तो एक गुणनखंड बन नहीं जाएगा। तो a और b दोनों कहाँ सहभाज्य संख्या होंगी भैया, जब एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड बनेगा तो कहाँ सहभाज्य संख्या होंगी, तो इसका मतलब इसमें भी 3 है गुणनखंड और इसमें भी 3 गुणनखंड है, तो a और b सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो माना था कि a और b सहभाज्य संख्या ये नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने गलत माना है। तो इसका मतलब हमने जो अंडर रूट 3 को एक परमीय संख्या मान लिया था, वो क्या है, गलत है, समझ गए ना, वो काल्पनिक है। लिखेंगे अतः, इसको आप कथन भी मान लीजिएगा, तो लिखेंगे कथन a व b से सिद्ध होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अपरिमेय संख्या है, क्लियर। तो इसी तरीके से इसको लगाना है, इसमें थ्योरी ज्यादा लिखना है, थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसको समझ लेना और थ्योरेटिकल है, इसको लिखना पड़ेगा पूरा जैसे लिखे डिटेल में। अब दूसरा क्वेश्चन एक लगाते हैं, ठीक है। अभी देखो दूसरा आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अंडर रूट 2 वाला करो दे, 5 वाला करवा दे, 2 वाला करवा दे, ऐसे लगेगा, चाहे 5 हो चाहे जो 2 हो, 11 हो, 13 जो भी हो। देखो लिख दिया, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना
अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या है ना। तो अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या सबसे पहले मान लेंगे। अगर अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या तो इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2 किसके बराबर होगा? ए बटा लिखेंगे, जहां ए व बी अभाज्य पूर्णांक है। समझ में आ गया बात? समझ में आया? तो इसको और क्या लिख सकते हैं? तिरछा गुणा कर दो तो ए बराबर क्या बनेगा? रूट का। समझ में आया? आप क्या लिखेंगे? इसका समीकरण एक मान लेना, ये तो माने थे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। तो क्या बनेगा भैया? ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अतः ए स्क्वायर 2 से किससे कटेगा भाई? 2 से विभाज्य है कि नहीं? बोलो भाई, ए स्क्वायर का मान क्या है? 2b स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर ये 2b स्क्वायर जो है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अगर ये 2 से कटा तो ये उसके बराबर है, तो इसका मतलब ए भी 2 से कट जाएगा, है ना। ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब ए भी 2 से विभाज्य होगा। ये सब कारण समझा दिए कैसे? लिख बताए ना पहले वाले प्रश्न में, सबको समझा दें। इतना समझ में आ गया जी। अब क्या करेंगे? ए बराबर क्या मान लेंगे? 2c मानेंगे। अब क्यों? क्योंकि भैया ए स्क्वायर जो है, ए जो है किससे विभाजित? 2 से। तो संख्या कितना हो सकता है? 2 4 6 8 10 12 बहुत हो सकता है ना। तो देखो ए का मान अगर 1 रखोगे तो 2 बन जाएगा, 2 रखोगे 2 दूना 3 रखोगे 2 3 6। इसीलिए ए बराबर क्या मानेंगे? 2c मानेंगे। ए बराबर क्या मानेंगे? 2c। अब क्या करेंगे? जहां c कोई पूर्णांक, समझ में आ गया? जहां c कोई पूर्णांक है। अब लिखेंगे इस मान को समीकरण 1 में, इस मान को समीकरण 1 में तो इसमें रख दो तो क्या बनेगा भाई? 2c बराबर रूट 2 भी, है ना। अब क्या करेंगे पुनः? अच्छा, ये वाला जो इसको क्या मानेंगे? कथन 1। क्या मानेंगे इसको? कथन 1, है ना। लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग। तो वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2 दूना 4 और रूट का हट जाएगा तो बचेगा 2b। 2 से 2 कट जाएगा ना, तो 2c स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? अब देखो b स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर 2 से कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा यार, इसमें 2 से भाग करो कट नहीं जाएगा। तो लिखेंगे अतः b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब b भी 2 से विभाज्य होगा, है ना। तो का मान है। अब देखो, आप देखो यहाँ ध्यान समझो। देखो ए भी 2 से कट रहा है और बी भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब 2 ए में भी है और 2 बी में भी है। तो इसका मतलब ए और बी कहाँ सहभाज्य संख्या भाई? सहभाज्य संख्या कब बनेगी? जब उसका केवल एक गुणनखंड बने। तो बहुत अच्छे से बताया, जिसका गुणनखंड केवल एक बने। लेकिन इसमें क्या है? गुणनखंड 2 बनना है। ए में भी 2 है और बी में भी 2 है। तो इसका मतलब ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या नहीं है। और हमने माना क्या है? सहभाज्य संख्या। इसका मतलब हमने जो कल्पना किया वो क्या है? गलत है। तो लिखेंगे कथन, क्या लिखेंगे? कथन ए व बी से
सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया ना? ये है कोई दिक्कत? अब इस तरह की क्वेश्चन लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हैं। बोलो भाई कि एक और करवा दें, राइट। एक और करवा दें क्वेश्चन, उसी में पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा। जी। एक और करवा दें, जी। चलो